हेलो बच्चों, देखिए आज से हम लोग बीसीसी का पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखिए एक एक क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेवेंट जो भी कंसेप्ट आएगा, जो भी थ्योरी आएगा, वो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हम लोग देखते चल जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टिंग विथ CH3COO के कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड लिबरेट्स फॉलोइंग ऑन कैथोड। आपसे ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जब आप कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करिएगा तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है आपका। आप यहाँ पे एक मिनट ध्यान से सुन लीजिए, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। सबसे पहले तो यही बात आपको समझना है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो आप एक बात बहुत अच्छे से फोकस होकर ध्यान से सुनिएगा। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है ना, आपको सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या लेना होता है? सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब हम सोडियम या पोटेशियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके उसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो वहां से एल्केन मिलता है। अब यहाँ पे यही बात याद रखना है कि एल्केन जो मिलेगा वो एनोड पे मिलेगा और यहाँ पे हमको H2 मिलेगा, जो यहाँ पे है वो मिलेगा कैथोड पे। अब ध्यान से मेन बातें यहाँ पे लिखते चलिए। सबसे पहला बात आएगा सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले आप ये बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप यही ना होता है, COOH होता है, ये होता है ना। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको हम बोल रहे हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हम क्या बोल दिए, ये दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन। इसको क्लियर करते हैं। देखिए, जब H को हटा के आप Na ले लो, जब H को हटा के आप K ले लो, तो इसी को हम बोल देते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को हम बोल देंगे पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपसे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस ये बोलना चाहेगा कि आप इन दोनों साल्ट को इलेक्ट्रोलाइज कर दो। क्या कर दो? इलेक्ट्रोलाइज कर दो, इलेक्ट्रोलाइसिस से गुजार दो। क्या कर देंगे आप लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस से इसको गुजार दीजिएगा। इससे क्या होगा, मान लेते हैं RCONA है, RCOOK है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस से गुजारिएगा तो यहाँ पे इवेन नंबर वाले एल्केन बन जाएंगे। ध्यान से, यहाँ पे एक R था यहाँ पे एक R था। अब देखिए, जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो एक R और आ जाएगा। अब इसके पीछे एक मैकेनिज्म है, अभी हम लोग शॉर्ट में उस मैकेनिज्म को नहीं देख पाएंगे, लेकिन वहां जो भी मैकेनिज्म है उसका जो मेन पॉइंट है वो हम लोग याद करेंगे। तो अब जब इसका मैकेनिज्म आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा, इस मैकेनिज्म का की पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। और इस मैकेनिज्म का की पॉइंट ये है कि एनोड पे आपको मिलेगा एल्केन, साथ ही साथ एनोड पे आपको मिलेगा CO2 गैस। क्या क्या मिलेगा? एनोड पे एल्केन मिलेगा और CO2 गैस मिलेगा। ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको कैथोड पे इस कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस वाले रिएक्शन में कैथोड पे मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, आप बताओ तो। आपसे पूछा जा रहा था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में जब हम इसको गुजारेंगे, ये है क्या? पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको रिएक्शन यही बोल रहा है ना। आप ले लीजिए या तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप ले लीजिए या तो पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस से गुजारोगे तो आपको एल्केन मिल जाएगा। ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कहता है। अब आपको यहां समझना है कि क्वेश्चन पूछ रहा था कि कैथोड पे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में मिलेगा क्या। आपको की पॉइंट याद है, आपको यहां पे देखिए, आपको यहां से की पॉइंट में आपको अच्छे से पता चला है कि कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा। H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा अपना? H2 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या? ये 2016 में पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन है क्लेमेंसन रिडक्शन। अभी ऑर्गेनिक का ही स्टार्टिंग में कुछ रिएक्शन दी गई हैं। आप एक काम करना, जो आप यहां पढ़ रहे हो उसको याद रखना। यही क्वेश्चन में भी ज्यादा 70% पॉसिबिलिटी रहेगा कि यही क्वेश्चन रिपीट करेगा। यही क्वेश्चन कहने का मतलब सेम कंसेप्ट रिपीट करेगा। ठीक है, फोकस होकर बस पढ़ते रहिएगा। अब देखिए, क्लेमेंसन रिडक्शन हम लोगों को पढ़ना है। क्लेमेंसन रिडक्शन एक नेम रिएक्शन है। वो नेम रिएक्शन कहना क्या चाहता है, तो आपको कार्बोनिल ग्रुप लेना होता है। ध्यान से सुनिए, आज के बाद से कभी भी ऐसे करके C डबल बॉन्ड O दिखे, इसको आप बोल दीजिएगा कार्बोनिल ग्रुप बोल दीजिएगा। जब हम इसमें ZnHG लेंगे, इसको हम बोलते हैं जिंक एमलगम, इसके साथ HCl लेंगे, तब यहाँ पे हमको यहाँ से एल्केन मिल जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। ये क्लेमेंसन रिडक्शन कहता है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्लेमेंसन रिडक्शन यूजेज, क्लेमेंसन रिडक्शन किस चीज का यूज करता है, आप हमको बताओ। आपको क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करना है?
तो ये कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ध्यान से इसमें क्या करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं कार्बोनिल ग्रुप बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं कार्बोनिल ग्रुप बोल देते हैं। आप एक चीज याद रखिएगा, यहां पे क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये एल्केन में बदल जाता है, किसके प्रेजेंस में, जिंक एमलगम। इसका क्या नाम है, जिंक एमलगम, याद रखना आज के बाद से, इसका क्या नाम है, जिंक एमलगम नाम है, ये याद रख लोगे। जिंक एमलगम और HCl के प्रेजेंस में क्लेमेंसन, ये जो है ना कार्बोनिल ग्रुप, ये किस में बदल जाता है, एल्केन में। तो आप बताओ क्लेमेंसन रिडक्शन किसका यूज करता है, तो जिंक एमलगम प्लस कॉन्क HCl। कॉन्क HCl बोले तो कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतना क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताओ, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन था, आप याद रखेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लिंडलार कैटलिस्ट। एक काम करना, ये नाम आज के बाद से आपके जेहन में छप जाना चाहिए, लिंडलार कैटलिस्ट एकदम याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। इसका एज इट इज ऑप्शन ए होगा। देखिए कहने का मतलब, आप पीडी के साथ CaCO3 ले लो। पीडी क्या है, पीडी क्या है, फाइनली डिवाइडेड मेटल, जिसको पैलेडियम बोलते हैं। क्या है ये, पीडी पैलेडियम है। पैलेडियम के साथ CaCO3 ले लीजिए, साथ ही कुछ स्मॉल अमाउंट में लेड एसीटेट ले लीजिए। ये जो हम लिख रहे हैं, ये लेड एसीटेट का फॉर्मूला है। ये जो है CH3COO2PB, इसको इतना को हम लेड एसीटेट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, लेड एसीटेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लेड एसीटेट बोल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लिंडलार कैटलिस्ट है क्या, तो पीडी के साथ CaCO3 और कुछ स्मॉल अमाउंट में लेड एसीटेट ले लेंगे, तो इस पूरा को हम एक नाम दे देते हैं, वो नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। इस पूरा को एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या नाम है, लिंडलार्स कैटलिस्ट नाम है। एक बात और यहाँ पे याद रख लेना, एक्स्ट्रा बातें, ये पॉइजन टाइप का होते हैं। कैसा होता है, पॉइजन्ड कैटलिस्ट। हम लिंडलार कैटलिस्ट को पॉइजन्ड, जहर वाला पॉइजन्ड कैटलिस्ट भी बोलते हैं, इसको हम पॉइजन्ड कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ये बात याद रख लेना आप। अब आप ही बताओ लिंडलार कैटलिस्ट की पहचान क्या है। लिंडलार कैटलिस्ट के बारे में बस इतना याद रख लेना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको मेनली लिंडलार कैटलिस्ट पहचानने के लिए पूछा जाएगा, जैसा कि यहां पूछा गया था। आप बताओ ना लिंडलार कैटलिस्ट को कैसे पहचानोगे, जब पीडी के साथ CaCO3 रहे, साथ ही साथ कुछ स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या रहे, लेड एसीटेट रहे, तब हम क्या बोल देंगे, लिंडलार कैटलिस्ट। एक बात, मजे की बात बताऊं, कभी कभी, बहुत रेयर वैसे रहेगा, लेकिन कभी कभी इतना को भी हम लिंडलार कैटलिस्ट बोल देंगे। कभी कभी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, इतना को भी लिंडलार बोल देंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। ये जो लेड एसीटेट है ना, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला दिस ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। अब बात आता है ये प्लस आई इफेक्ट है क्या, है ना। आप जानते हो क्या प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आप GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पे आप इंडक्टिव इफेक्ट नाम का एक टॉपिक पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, इंडक्टिव इफेक्ट नाम का एक टॉपिक पढ़िएगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है। कहां ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड पे। ये दो टाइप का होता है, एक का नाम है माइनस आई इफेक्ट, एक का नाम है प्लस आई इफेक्ट। एक का क्या नाम है, प्लस आई इफेक्ट नाम है। ये बात क्लियर हुआ क्या। एक बात और सुनिएगा, माइनस आई इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं। माइनस आई इफेक्ट को आप क्या नाम दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप नाम दीजिएगा। ध्यान से, प्लस आई ग्रुप इफेक्ट को आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखिए EWG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप का क्या मतलब। तो एक बात बताओ, आप ATM जाते हो पैसा निकालने, पैसा निकालते हो तो क्या वहां पे लिखाता है, विथ ड्रॉइंग योर कैश, लिखाता है कि नहीं। मतलब आप पैसा निकाल रहे हो, मतलब खींच रहे हो, बोल सकते हैं। इसी तरीका से माइनस आई इफेक्ट का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसको लगा देने से हम इलेक्ट्रॉन खींचने लगे, उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप बोल देंगे। ये क्लियर हुआ क्या। अब ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या मतलब हुआ, कि ऐसा ग्रुप जिसको, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करे। सिंपल भाषा में, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को माइनस आई इफेक्ट भी बोलेंगे और इसको प्लस आई इफेक्ट भी बोलेंगे। अब यहाँ पे बात आती है पहचानना, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन माइनस आई है, कौन कौन प्लस आई है। आप एक काम करना, प्लस आई को याद रखें, माइनस आई उसके अलावा जो भी बच जाएगा माइनस आई हो जाएगा। आज के बाद से याद रखना, CH2 के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज आपको दिख जाए, आप याद रखना कि प्लस आई इफेक्ट होगा। इसी तरीका से OH पे निगेटिव चार्ज दिख जाए, आप याद रखना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट। मेनली O पे आपको निगेटिव दिख जाए, मेनली O पे आपको निगेटिव दिख जाए, ऐसे समझो। अब आगे बढ़ो, आपको NH2 पे निगेटिव दिख जाए, आप समझ लेना प्लस आई इफेक्ट है। साथ ही साथ 3 डिग्री एल्काइल पे आपको 3 डिग्री एल्काइल दिख जाए प्लस आई, 2 डिग्री एल्काइल प्लस आई, 1 डिग्री एल्काइल प्लस आई, और मिथाइल ग्रुप बोलिए या जिसको आप R बोले हो, R एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप ये सब के सब क्या किस में आएंगे, प्लस आई में आएंगे। अब आप ही बताओ, इसमें से आपको सिलेक्ट करना था, इन चारों में से सिलेक्ट करना था। एक चीज और छूट गया है, कहीं पे आपको COO पे माइनस दिखे, कौन दिखे, COO पे माइनस, इसको भी आप किस ग्रुप में मानोगे, प्लस आई में। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, प्लस आई में यही सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब आप सिलेक्ट करके बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखो, दिस ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, आपको बताने बोला जा रहा है प्लस आई कौन होगा, ये बताने बोला जा रहा है। देखो NO2, इसमें कहीं पे NO2 दिखा क्या, नहीं दिखा। CN, इसमें कहीं दिखा क्या, नहीं दिखा। CHO कहीं दिखा, नहीं दिखा। लेकिन COO पे माइनस दिखा ना, तो ये हो जाएगा अपना प्लस आई। ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ का था, अच्छे से याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। अब आगे बढ़ो, अब आगे आप बढ़ेंगे, दिस इज नॉट ए ल्यूइस एसिड। देखिए, आपसे 1 मिनट और एग्जाम में कुछ एग्जाम में ध्यान रखने वाली बातें, जब क्वेश्चन देखना तो आप अच्छे से पढ़ना, नोट तो नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट क्या लिखा गया, ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। जो आई एरर आप जिसको बोलते हो ये नहीं होगा। आप यहां ध्यान से सुनिए, आपसे बोला जा रहा है दिस इज नॉट ए ल्यूइस एसिड, मतलब क्या पूछा जा रहा है, इनमें से सिलेक्ट करो जो ल्यूइस एसिड नहीं हो, यही पूछा जा रहा है ना। आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो CO है ना, ये कार्बोनिल कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बोनिल कहलाता है। CO को हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। अब यहाँ पे कुछ बच्चे के दिमाग में आएंगे CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में आएंगे कि CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। लेकिन ध्यान से आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ल्यूइस एसिड या ल्यूइस बेस के टर्म में CO को पूछा जाए ना, तो याद रखना वो कार्बोनिल होगा। क्या होगा, कार्बोनिल। अब एक बात और ध्यान से सुनो, आप एक चैप्टर पढ़िएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में आपको कार्बोनिल लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करता मिलेगा। मतलब इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसमें, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको कार्बोनिल लिगेंड की तरह बिहेव करता मिलेगा। किसके तरह, लिगेंड। देखो भाई, ये लीजेंड नहीं है, लिगेंड है। किसके तरह, लिगेंड की तरह। और लिगेंड वही रहेगा जिसके पास लोन पेयर रहेगा। लिगेंड मतलब लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर देना। लिगेंड का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देना। अब इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, मतलब किसके तरह बिहेव करेंगे, ल्यूइस बेस की तरह। लिगेंड है तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करा, ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करा। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, लिगेंड वही हो सकता है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। अब मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर बोले तो लोन पेयर दे सके। अब लोन पेयर देने वाले को ल्यूइस बेस बोलते हैं। तो अब बताओ ना, आप अच्छे से बताओ, आपसे ल्यूइस एसिड कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ये तो हमको क्लियर पता है कि ये तो ल्यूइस बेस है, तो यही ना, मतलब ल्यूइस एसिड कौन नहीं है और ये है ल्यूइस बेस। तो अपना आंसर ये होगा कि नहीं होगा। हमसे पूछा जा रहा था कौन ल्यूइस एसिड नहीं है, हमको तो बहुत अच्छे से पता चल गया कि CO तो ल्यूइस बेस है। मतलब जो ल्यूइस एसिड नहीं है, मतलब जो ल्यूइस बेस हो, मतलब आंसर हो जाएगा पहला। ये समझ में आया क्या, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था। अब आगे बढ़ लो। देखो यहाँ पे एक बात बताना है। देखिए ये क्या है, ये S ब्लॉक का हेलाइड है। S ब्लॉक हम बोल दिए, ये क्या बोल दिए, S ब्लॉक पहचानना आता है क्या, आज के बाद से आपको पहचानना आ जाएगा। देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसा करके आप पढ़े होंगे। ग्रुप 1 में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम और सीजियम। इसमें कौन कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, देखिए रेडियम। ध्यान से,
ये हम ट्रिक बनाए थे इसको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यहां बोले हैं ह लीना करे रब से फरियाद, ये ध्यान से सुनिएगा। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये दोनों के दोनों जो है ना, ये दोनों को दोनों मिला के एस ब्लॉक होते हैं। ये कौन होते हैं? एस ब्लॉक का एलिमेंट होते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, अब आप ध्यान से सुनिए, इन चारों ऑप्शन को देखो आप पहले। क्वेश्चन क्या है इससे पहले आप चारों ऑप्शन को देखो। चारों ऑप्शन में देखो LiCl है, NaCl है और KCl है, मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि नहीं है। कैसे पहचानोगे? ली है, ना है, के, मतलब लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, मतलब क्या? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। साथ ही साथ पीछे कौन लगा हुआ है? क्लोरीन, बोले तो हैलोजन, मतलब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? एस ब्लॉक का एलिमेंट होता क्या है? मेटल, मतलब यहाँ मेटल और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है ना। अब ध्यान से सुनो, आपको एक बात बस याद रखना पड़ेगा, आपको बस एक बात याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अब अच्छे से ध्यान से सुनिए, ये पूरा लिखिए ऐसे करके, LiCl, LiCl के बाद कौन? NaCl, NaCl के बाद कौन? KCl। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप टॉप से बॉटम की ओर देखो, टॉप से बॉटम कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए तो आप इसको देखिए और इतना को देखिए, क्या यही तीनों ये क्या यही तीनों मिलके क्लोराइड बनाया है कि नहीं बनाया है? तो अब ध्यान से सुनो, बस इतना, जितना पार्ट को सर्कल की है उतना पे ध्यान दो। आप क्या देख रहे हो? ये टॉप पे है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब अगर इन्हीं तीनों को पे फोकस रखें हम, तो टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो याद रखना साइज क्या होगा? बढ़ेगा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत स्ट्रांगली ये कंसेप्ट याद रखिएगा। पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट है कि जब आप टॉप से बॉटम की ओर जाओगे, कहां से कहां? जब आप टॉप से बॉटम की ओर जाओगे तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज क्या होता है? बढ़ता है। ये कौन सा साइज के बारे में बात कर रहे हैं? या तो एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज। ये कौन सा साइज के बारे में हम बात कर रहे हैं? या तो एटॉमिक साइज होगा या आयोनिक साइज होगा। इतना बात क्लियर हो गया क्या? अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप क्वेश्चन पढ़िए। ये मेन कंसेप्ट था जो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमको क्लियर करनी थी। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ LiCl, NaCl, KCl। देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं ना, हमको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, जैसा कि आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इतना फोकस नहीं करना। बस एक बात सुनिए, आपको इनमें मतलब इन तीनों में आपको कंडक्टेंस का ऑर्डर निकालना है, ये बोला जा रहा है मेनली। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि इन तीनों में कंडक्टेंस निकालो, कितना होगा, है ना। अब ध्यान से सुनो, एक ट्रिक बताएं, एक कंसेप्ट बताएंगे, उस पर आप गर्दा उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। वो कंसेप्ट क्या है? तो देखो, मोबिलिटी जो हो, आपसे पूछ सकता है मोबिलिटी, मोबिलिटी माने जो चल फिर सके। अच्छा एक बात बताओ, एक बात आप बताओ, जो मोटा आदमी है वो तेजी से दौड़ सकता है कि हमारे जैसा पतला आदमी तेजी से दौड़ सकता है? तो हमारे जैसा पतला आदमी, मोटा आदमी मतलब अंबानी भाई का लड़का, वो तो तेजी से नहीं दौड़ पाएंगे ना, वो तो तेजी से नहीं दौड़ पाएंगे। तेजी से कौन दौड़ेगा? जो पतला होगा। यहाँ पे पतला का सेंस क्या हुआ? जिसका साइज छोटा होगा उसका मोबिलिटी क्या हुआ? मोबिलिटी माने चलना फिरना। मोबिलिटी माने क्या? चलना फिरना। अब आप ध्यान से सुनो, जिसका मोबिलिटी ज्यादा मतलब उसका जो है साइज क्या? कम। अब किस साइज के बारे में यहां बात करेंगे मोबिलिटी के रेस्पेक्ट में? हाइड्रेटेड साइज, मतलब पानी में उसका साइज कैसा है, मतलब फिर से सुनो, पानी में अगर साइज छोटा होगा उसका मोबिलिटी ज्यादा होगा। ये बात याद रखना है, क्लियर लिख देते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मोबिलिटी देखिए, मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंडक्टेंस के। मतलब क्या? अगर मोबिलिटी बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। और ये जो कंडक्टेंस है, एक काम करिए, इसको जल्दी से पॉज करके नोट करिए, इसको हम मिटाने वाले हैं क्योंकि हमको यहाँ लिखना है। हम इतना रीजन को मिटा रहे हैं, आप प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए। देखो, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस बोले तो कंडक्टिविटी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आयोनिक साइज का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे? आयोनिक साइज के। और ये इन आयोनिक साइज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे हाइड्रेटेड साइज के। बस इतना बात याद रखो और इस क्वेश्चन को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। बस आप देखते जाइए इस क्वेश्चन को, आपसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में आने वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे है और थोड़ा सा हट के भी यहाँ पे कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन से हट के भी कंसेप्ट है। हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर सेम क्वेश्चन नहीं पूछ के इस कंसेप्ट से मिलता जुलता कुछ और क्वेश्चन पूछे तो आपसे तो बन जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनो, आज के बाद से आपसे मोबिलिटी पूछे,
या कंडक्टेंस पूछे तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना आयोनिक साइज का। और आप अच्छे से जानते हो एस ब्लॉक के केस में, किस केस में, एस ब्लॉक के केस में, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे, कहां से कहां, ऊपर से नीचे। ऊपर बोले तो जैसे एक ट्रिक पढ़े हो ना, हली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे, बेटा हुआ टॉप पे, फिर नीचे जा रहे हैं। हॉलिना हाइड्रोजन हुआ कहां पे, टॉप पे, फिर नीचे जा रहे हैं। टॉप टू बॉटम कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान से सुनो, जब आप एस ब्लॉक में टॉप से बॉटम की ओर जाओगे, ऊपर से नीचे की ओर जाओगे, तो आपका आयोनिक साइज जो है ना, आयोनिक साइज जो है ना, वो इंक्रीज करता है। ये बात याद रखना पड़ेगा। टॉप से बॉटम जाइएगा, आयोनिक साइज क्या करेगा, बढ़ेगा। इतना बात याद रख लोगे। अब फोकस बढ़ाओ यहां पे, देखिए आयोनिक साइज बढ़ा मतलब कंडक्टेंस बढ़ा। कितना अच्छा कंसेप्ट है। आयोनिक साइज बढ़ा मतलब कंडक्टेंस बढ़ा, कंडक्टेंस बढ़ा मोबिलिटी बढ़ा। फिर से सुनो, हम हर एक पहलू को रिलेट कर देते हैं। हम यहाँ पे ये अगर इसको भूल जाएं तो हम बोल सकते हैं आयोनिक साइज बढ़ा मतलब मोबिलिटी बढ़ा, बोल सकते हैं। दूसरा पहलू देखिए, फिर सब को हम रिलेट कर देते हैं। मोबिलिटी बढ़ेगा मतलब हाइड्रेटेड साइज घटेगा। मोबिलिटी अगर बढ़ाना है तो हाइड्रेटेड साइज घटाना पड़ेगा। ये सब क्लियर हो रहा है ना, ये सब क्लियर हो रहा है ना। अब हमको मतलब किससे था, हमको मतलब है इन तीनों के कंडक्टेंस से। कंडक्टेंस बोले या कंडक्टिविटी बोले, बात बराबर है। कंडक्टिविटी का क्या मतलब, जो अपने से होके करंट पास करवा सके, जो अपने से होके करंट पास करवा सके। अब ध्यान से सुनो, हमको किससे मतलब है, कंडक्टेंस से। तो हम इतना कंसेप्ट को बस ले लेंगे क्या, इतना कंसेप्ट को बस ले लेंगे क्या। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आयोनिक साइज बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, आयोनिक साइज बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये बात क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनो, कंडक्टेंस क्या, अभी आयोनिक साइज का क्या पढ़े हो, टॉप से बॉटम जाओगे आयोनिक साइज बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनो, मतलब इसका साइज सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका साइज, उसके बाद इसका साइज। अब इसमें साइज किसका देखेंगे, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, सब में Cl, मतलब एनायन पार्ट तो सेम है, एनायन पार्ट तो सेम है, लेकिन बदलेगा कौन, यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ पोटेशियम है। मतलब टॉप से बॉटम जाएंगे साइज बढ़ेगा। अगर आयोनिक साइज बढ़ा तो कंडक्टेंस बढ़ा। मतलब हम कैसे सजाएंगे, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी KCl का, उसके बाद NaCl का, उसके बाद KLiCl का। अब बताओ ये वाला किस ऑर्डर में लग रहा है, देखो तो इसमें तो नहीं है, हाँ यहाँ मिल गया, बी ऑप्शन हुआ क्या। कितना आसानी से हम लोग समझ रहे हैं, ये बात क्लियर हुआ क्या। अब आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर का। उससे पहले एक कंसेप्ट समझाते हैं, पहले कंसेप्ट समझिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो आपके पास मान लो कि कोई एक कंपोनेंट ए है, कोई एक कंपोनेंट बी है, ये दो कंपोनेंट हो गया क्या। अब ए कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं Na है, बी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं बी है। क्या क्या बोले, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा कंसेप्ट आप अभी सीखोगे, 1 मिनट के अंदर बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे आप, पूरा फुल फोकस हो गया। पानी वानी पी के बैठो। फिर से देखो, दो कंपोनेंट है आपके पास, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, ये क्लियर हुआ क्या। अब आपसे हम बोल रहे हैं कि कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल Na है, क्या बोले, कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल क्या है, Na है, कंपोनेंट बी का नंबर ऑफ मोल क्या है, Nb है। अब यहाँ पे इतना बात तो क्लियर हुआ। अब हम आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम काय से डिनोट करते हैं, ये x नहीं है, ये x नहीं है, ये क्या है, काय, काय है। मोल फ्रैक्शन को काय से डिनोट करते हैं, ये बात क्लियर है क्या। तो देखिए काय जो है ना, मतलब ध्यान से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकालने को बोला जाए तो अब फोकस रखिएगा बहुत अच्छे से, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने बोला जाए, यहाँ पे किसका मोल फ्रैक्शन, ए का निकालने बोला जा रहा है, ये क्लियर हुआ क्या। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने बोला जाए उसका नंबर ऑफ मोल आप ऊपर में ले लेना, ये क्लियर हुआ। डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ मोल। तो इस अपने पास अभी Na है, Nb है, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, Na प्लस Nb। अब बताओ फिर से सुनो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से। ये मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट पता चला क्या। मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट इतना ही है। आप इसको अगर समझ गए तो अपने भाषा में जैसे इसको लिखना है लिख लो, ठीक है ना। अब हम कंसेप्ट पे अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनो। देखो 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन, ध्यान से, कैसीटोन एसीटोन, ध्यान से, 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन डिजॉल्व इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब आपको मास, ध्यान से सुनो, आपको मास इन ग्राम ऑफ एसीटोन दिया हुआ है, मास इन ग्राम ऑफ एसीटोन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5.8 ग्राम दिया हुआ है, ये क्लियर हुआ क्या।
डिजॉल्व हम कितना में किए हैं, 900 ग्राम वाटर में। ध्यान से, तो मास ऑफ वाटर भी दे दिया है, मास ऑफ वाटर बोले तो H2O कितना दे दिया है, 900 ग्राम दे दिया है। अब हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। लेकिन मोल फ्रैक्शन में तो हम सीखे हैं नंबर ऑफ मोल चाहिए। अब हम मेरा दिमाग घूम गया, यहाँ तो मास दिया है, हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल। घबराना ही नहीं है यार, बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ लिख लो ना, घबराएंगे क्यों हम, घबराने का है देंगे आपको। देखो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है। अगर नहीं याद है तो आज के बाद से आप आपको भूलना नहीं चाहिए, एकदम विद्या कसम खा लो कि आज के बाद से इसको भूलोगे नहीं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो, नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। सबसे पहले एसीटोन का निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है, मास। तो मास एसीटोन का कितना दिया हुआ है, 5.8। और एक बात याद रखिएगा, मोलर मास नीचे लेना है ना। आप देखो क्लियर, मोलर मास कितना दिया हुआ है, 58। अब देखो, अरे आप सबको पॉइंट वाला ये सोल्व करना आता है क्या, अगर नहीं आता है तो देख लो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 58 बचेगा, पॉइंट हटाएं इसका आंसर 10 नीचे आएगा, नीचे 58 ऑलरेडी था, ये कैंसिल, तो 1/10 आया क्या, 1/10 आया क्या। फिर आगे बढ़ो, आपको मान लेते हैं, मान लो ना इसको ए कंपोनेंट मान लो, इसके अनुसार इसको बी कंपोनेंट मान लो, तो आपको बी का भी तो नंबर ऑफ मोल चाहिए ना। तो आप नंबर ऑफ, देखो इसको ए कंपोनेंट मान लिए, इसको बी मान लिए, तो बी का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, तो फिर से मास डिवाइडेड बाय H2O का मोलर मास 18 होता है, सबको पता है ना। अगर नहीं पता है तो देख लो यार, H2O कैसे निकालते हैं, एक ऑक्सीजन का एक होता है, तो 2 है तो 2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन सॉरी एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, फिर से एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल इसका मोलर मास 18 हुआ। 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना, 50 आएगा क्या, यहाँ पे कितना आ गया, 50 आया क्या। अब ध्यान से सुनो ना आप, अब ध्यान से सुनो आप, अब हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। हम एसीटोन को ए कंपोनेंट माने हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन क्या करोगे, क्या करोगे, जिसका मोल निकालना है, सॉरी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, हम इसका मोल ऊपर मतलब 1/10 ऊपर कर देंगे, डिवाइडेड बाय, फिर देखिए सम कर देना है तो 1/10 प्लस 50, ये हुआ क्या। अब घबराओ नहीं आप, देखो इसको सोल्व करो, 1/10 होगा, इसको सोल्व करो नीचे वाले को, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 50 डिवाइडेड बाय क्या, 10, ये हुआ क्या। फिर 1/10 करिएगा, फिर यहाँ देखो 10/51 हो गया। आप देखो अच्छे से, आप अच्छे से देखो, यहाँ पे 1/51 लाए क्या, 1/51 लाए क्या। इसको अगर आप सोल्व करते हो, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। ये समझ में आया क्या। इस तरीका से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्वेश्चन का करेंगे। अब आप आगे बढ़िए, देखिए ये भी क्वेश्चन पढ़िए आप, इसका पहले थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आप बढ़िया से बना लीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे 180 होता है ग्लूकोज का मास, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट जो है ना 180 होता है। अब ध्यान से सुनो, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विच डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, बोल रहा है कि ग्लूकोज का कुछ अमाउंट है जो कहाँ 100 ग्राम पानी में मिला दिया गया है। इस कारण से क्या होता है, तो वेपर प्रेशर जो पानी का है ना वो इतना से इतना हो जा रहा है। ये समझ में आया क्या। अब यहाँ पे आप समझिए, एक कंसेप्ट है जो रॉल्स चचा दे के गए थे। रॉल्स चचा बोले तो रॉल्स लॉ, आप सॉल्यूशन में पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, सॉल्यूशन में। रॉल्स लॉ एक कंसेप्ट दे के गए थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या दे के गए थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट देके गए थे। ये क्या कहना चाहता है, तो अगर आप सोल्यूट को मिलाते हो ना प्योर सॉल्वेंट में, तो जो भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है ना उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाता है। ध्यान से, हम क्या किए, एक मान लेते हैं पूरा वाटर, एकदम प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब जो पानी पीने वाला है, वो प्योर वाटर साइंस के टर्म में नहीं बोल रहे हैं हम लोग, जो पानी पीते हैं उसके टर्म में बोल रहे हैं। प्लीज आप कंफ्यूज नहीं करना है, बातों को कहीं और से रिलेट नहीं करना है, जितना बोल रहे हैं उतना सुनिएगा। अभी फिलहाल जो पानी पीते हैं वो पानी ले लीजिए, तो वो पानी अभी हम मान लेते हैं प्योर है, तो उस स्टेज में उस पानी का जो प्रेशर है वो नोट कर लीजिए। अब क्या किए, आप चीनी मिला दिए, क्या किए, चीनी मिला दिए, मतलब सोल्यूट जैसे ही, चीनी बोले तो सोल्यूट, जैसे ही सोल्यूट मिलाएंगे ना तो वो जो वेपर प्रेशर था प्योर में वो उसमें कमी देखा गया। इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट दे दिए रॉल्स लॉ, उस कंसेप्ट का नाम हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ध्यान से सुनो आप ध्यान से सुनो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्या कहना चाहता है, तो डेल्टा पी बाय पी नोट इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाता है। एक तो ये याद रखेंगे, और हम एक बात और आपको बता देते हैं, हम लोग जो सोल्यूट लेते हैं ना बहुत ही छोटा मात्रा में लेते हैं,
पहले एक इसको आगे आगे ले चलते हैं। डेल्टा पी बाय पी नोट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को अगर मोल के टर्म में लिखेंगे तो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हम लोग जो सोल्यूट लेते हैं ना बहुत ही कम लेते हैं, बहुत रेयर, बहुत ही कम मात्रा में, मतलब सॉल्वेंट के तुलना में सोल्यूट बहुत कम लेते हैं। इसी कारण से हम अगर कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए, इस कारण से हम क्या करते हैं ना, यहाँ से इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों हम नेग्लेक्ट कर देते हैं? अब मान लेते हैं कि अमानी के पास ट्रिलियन में पैसा है, मेरे पास 1 रुपया है, तो हमको नेग्लेक्ट ही नहीं कर देगा। यही बात यहाँ पे भी है, ये ज्यादा मात्रा में, ये कम मात्रा में होगा तो इसको क्या कर दिया जाएगा? नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। वही बात हम भी करेंगे तो नया फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। आपको अगर मोल के टर्म में कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो आप प्रीफर करना इस फॉर्मूला को, आप प्रीफर करना इस फॉर्मूला को। अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में कहेगा तो आप प्रीफर करना इस फॉर्मूला को। अब यहां से एक बात और समझना, डेल्टा पी जो होता है ना, डेल्टा पी होता है पी नोट माइनस पी। अब आप यहाँ पे ये भी याद रखना, डेल्टा पी क्या होता है? पी नोट माइनस पी होता है। एक बात और यहाँ से याद रखना, पी नोट जो है ना, पी नोट जो है ना, पेन का कलर चेंज करते हैं फिर लिखने में मजा आएगा। पी नोट जो है ना, पी नोट को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बोल देते हैं। वहीं पे पी को क्या बोल देते हैं? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब आगे बढ़ ले आप, अब आप आगे बढ़ लो, अब आप आगे बढ़ लो, थ्योरी आपके सामने है। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज व्हिच डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वैसे भी वाटर होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ये बात समझ में आया क्या? वाटर क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ, पेन का कलर चेंज, देखियो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 100 ग्राम। हमको तो मास से मतलब नहीं है फॉर्मूला में, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में या तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे या ये याद रखेंगे। आप दोनों फॉर्मूला देखो, कहीं पे आपको मास से मतलब है क्या? नहीं है मतलब। हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम मोल बदल देंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्वेंट क्या हो जाएगा? आप ही बताओ। सोल्वेंट यहाँ पे है कौन? तो ये वाटर भैया है, वाटर भैया यहाँ पे। तो वाटर भैया को हम क्या कर देंगे? मास को मोल में बदल देंगे। तो इसका मोलेक्युलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा ना जी। तो मोलेक्युलर मास कितना? 18 होता है। तो ये कितना लाएं? 100/18 लाएं। अभी काट कुट नहीं करिए। एक और हम आसान करने का तरीका बताते हैं। जब आप क्वेश्चन सोल्व करना ना फिजिकल या फिजिक्स का, तो जो इंटरमीडिएट में ये कैलकुलेशन आएगा ना, उसको काट कुट करके पॉइंट में नहीं लाना। अब लास्ट स्टेप देखिए, बीच वाला कैलकुलेशन में काट खुट नहीं करना, जैसा है वैसा ही छोड़ देना। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको? मैक्सिमम टाइम क्या होगा ना, लास्ट में जाके वो सब कुछ कट ही जाएगा। अब ध्यान से सुनो आप, अब ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्वेंट 100/18 हुआ। अब ध्यान से सुनो, ये बोल क्या रहा है? अगर हम पानी में ग्लूकोज मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है यहाँ से यहाँ, मतलब प्योर स्टेज का वेपर प्रेशर पी नोट है इतना, और ये क्या है? पी है। यहाँ से रिलेट करो ना, जब प्योर लिक्विड था तब का वेपर प्रेशर को पी नोट बोले थे। अब देखिए आपको पता है ना, जैसे ही कुछ मिलाएंगे वेपर प्रेशर कम होगा। यहाँ क्या हिंट दे रहा है? इतना से इतना कम हो गया है ना। तो जहाँ जो ज्यादा उसको पी नोट मान लेंगे यहाँ पे। तो पी नोट यहाँ पे क्या है? पी नोट हो गया 17.53 mm ऑफ Hg। ये तो आपका प्रेशर का यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। अब P क्या है? तो 17.22। ये बात समझ में आया क्या? अब आप कुछ नहीं, अब आपसे ज्यादा नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना है। देखो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज चाहिए ना, ध्यान से आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करो। देखो डेल्टा पी बाय पी नोट। डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं? देख के बताओ। पी नोट माइनस पी लिख सकते हैं क्या? डिवाइडेड बाय पी नोट है, तो पी नोट हो गया क्या? अब देखो मोल ऑफ सोल्यूट है, क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट। अब देखो सोल्यूट यहाँ पे कौन? ग्लूकोज है भैया ना, है ग्लूकोज ही ना सोल्यूट है। तो देखो मोल ऑफ सोल्यूट लिखने के लिए, हम मोल ऑफ सोल्यूट लिखने के लिए नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? मास बाय मोलर मास पढ़े थे, मास बाय मोलर मास पढ़े थे। तो हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल लिखना चाहेंगे, इससे ज्यादा बढ़िया मास ऑफ ग्लूकोज, इससे ज्यादा बढ़िया मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 180, डिवाइडेड बाय 180 कर लेंगे क्या? अब मेन डिवाइडेड बाय यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्वेंट कितना निकाले हैं? 100/18।
अब देखो इसको कैलकुलेट करो, आप इसको कैलकुलेट करो। हम मान लेते हैं मास ऑफ, यही निकालना है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मतलब मास ऑफ ग्लूकोज। अब इसको मान लेते हैं x, तो x बाय 180 हो गया। अब देखो एक मैथ का रूल है, अगर हम आपको यहाँ बता दें, देखो आज के बाद से a बाय बी मेन डिवाइडेड बाय c बाय डी रहे, तो एक बात समझना, ये मेन डिवाइडेड बाय पे आप खड़ा हो जाना, यहाँ पे खड़ा हो गए। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है, मतलब ऊपर वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा है ऊपर वैसा ही रहने दो, और नीचे वाला को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। ये बेसिक मैथ का एक कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रहने दो, नीचे वाला को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हुआ क्या, देखो 18 से 180 10 से, यहाँ पे x बाई कितना हो गया, 1000 हो गया। अब एक सेकेंड देखते हैं नया ट्राई करके, ऊपर होगा क्या, ऊपर तो नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, हमको थोड़ा स्पेस चाहिए। ओह सॉरी, ये क्या हुआ यार, देखो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, जो कि इस बोर्ड पे हमसे हो नहीं पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे हम क्या निकाले हैं, पी नोट माइनस पी। हम यहाँ पे क्या निकाले हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अच्छा एक काम करिए, पॉज करके जल्दी से कंसेप्ट मिटाइए, हम इसको मिटाएंगे, जल्दी से इसको नोट करिए पॉज करके, हम इसको मिटाते हैं। हमको यहाँ स्पेस चाहिए थोड़ा सा यार, हमको यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो सब आदमी। आप यहाँ पे क्या लाए हो, देखो पी नोट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नोट बराबर क्या लाए हो, x बाय 1000, यही ना लाए हो। अब आपके पास सब वैल्यू दिया हुआ है यार, पी नोट का वैल्यू 17.53 दिया हुआ है, पी का वैल्यू 17.22 दिया हुआ है, पी नोट का वैल्यू 17.53 दिया हुआ है, इक्वल टू x बाय 1000 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है क्या, आप इसको माइनस करोगे, कैसे करोगे, 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखो 17.53 हो जाएगा, x बाय 1000 हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 17.53 इक्वल x हो जाएगा ना, इक्वल टू 0.31 इंटू 1000 हो जाएगा। आप क्या करना है, x बराबर क्या करोगे, तो यहाँ देखो 310 बट्टे 17.53 करोगे, तो ये आप इसको अप्रोक्सीमेट काटोगे ना, इसको आप अप्रोक्सीमेट काटोगे ना, तो ये आ जाएगा 18 ग्राम। यहाँ पे एक मीम याद आ रहा है, मम्मी डांटोगे नहीं ना, वो वाला। देखो इसको काटोगे ना तो क्या हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, देखो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ये क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को 2H2 और ये पूरा रिएजेंट, ये क्या क्या है, क्यूपरिक ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3, और जो ये टेम्परेचर आपको याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, उतना टेंशन नहीं लेना, क्योंकि डाटा हम तो अभी तक कोई एग्जाम में ये डाटा पूछते नहीं देखे हैं, दे दिया रहता है वो अलग बात है, पूछते नहीं देखे हैं। अब देखो ये होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवा के मेथेनॉल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मेथेनॉल बना लेते हैं। तो ये याद रख लेना, आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये आप पढ़ो बस। ये है केमिकल इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर का क्वेश्चन। बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 + O2 2NO इज, देखो ध्यान से यार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Ka से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Ka या Kc, Ka या Kc से डिनोट करते हैं। आप एक काम करो, Kc से डिनोट कर लो। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया क्या। अब अच्छे से ध्यान से सुनो, Kc कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁻4, इतना वैल्यू दिया हुआ है। किस पे, इतना टेम्परेचर पे, 200 केल्विन टेम्परेचर पे। आपको बोला जा रहा है आप एक कैटलिस्ट का यूज किए, कैटलिस्ट का यूज करने से क्या हुआ, तो रेट आपका 10 गुना बढ़ गया। कोई भी एक रिएक्शन, रिएक्शन कौन है, N2, देखिए ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। आपसे बोला जा रहा है कि ये रिएक्शन नॉर्मल हो रहा था तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना था, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो, अब बोला जा रहा है कैटलिस्ट का जैसे ही यूज किए वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन 10 गुना बढ़ गया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 10 गुना बढ़ गया। ये बात फोकस करके सुनिएगा। अब आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन 10 गुना तो बढ़ गया, अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक लाइन का कंसेप्ट है, ये आपको लग रहा होगा कि सोल्व करना पड़ेगा ना, बिल्कुल नहीं जी। आप एक लाइन का कंसेप्ट हो याद रखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले तो Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले तो Kc, Kc जो है ना डज नॉट डिपेंड अपॉन, लिख लो ये, डज नॉट डिपेंड अपॉन
प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, बस ये याद रखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट। अब बताओ, आप कैटलिस्ट के मदद से रेट बढ़ाए हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यार, मतलब जो पहले था वही रह जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा देख के बताओ यार, तुम ही लोग बताओ। ये हो गया क्या, कितना मजेदार क्वेश्चन था, कितना यूनिक कंसेप्ट था। यही कंसेप्ट इससे ये क्वेश्चन बनेगा। ये आपका 2016 का क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना यार, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है। किसका है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये इक्वेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है। ध्यान से, यहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं होगा, ये थोड़ा सा हो जाता है, मतलब कंप्यूटर पर बैठे बैठे यार थोड़ा सा हो जाता है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान से सुनो, जब ये एल्कीन को हम KMnO4 बोले तो पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 बोले तो पोटेशियम पर मैग्नेट। अब ध्यान से सुनो, जब एल्कीन को आप इसके, और ये हुआ बेसिक मीडियम का पहचान, OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम का पहचान, बेसिक मीडियम मान लो NaOH KOH ऐसे करके। तो जब आप एल्कीन को KMnO4 और OH के प्रेजेंस में ले जाओगे ना, तो आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनना। देखिए 2 कार्बन था तो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एसिटिक एसिड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसिटिक एसिड बोल देते हैं। डायरेक्ट मेथड याद रखना, आप एल्कीन कुछ भी लेते हैं, कोई भी एल्कीन लेते हैं, उसमें अगर KMnO4 और OH को ले लें, KMnO4 और OH माइनस को ले लिए, तो वो किस में बदल जाएगा? जितना कार्बन वाला रहेगा ना एल्कीन, उतना ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। देखिए 2 कार्बन वाला था तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो एसिटिक एसिड। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। ये समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर। आगे बढ़िए, ध्यान से सुनिए। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। देखिए ये क्या है? देखिए आपको नाम याद रखना पड़ेगा। पैराफिन वैक्स जो है ना, ये एज इट इज याद रखना यार, एनसीईआरटी का लाइन है ये। पैराफिन वैक्स जो है ना, पैराफिन वैक्स जो है ना, C30 से लेके C30 से लेके C40 तक का लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है। ये आप याद रखो, एनसीईआरटी का लाइन है बाबू, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो C30 से C40 तक का लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को हम पैराफिन वैक्स बोल देते हैं। सिंपल सी भाषा में इतना समझो। ये हो गया क्या? आगे बढ़ लें क्या भाई? जवाब देते जाओ। देखो अब बर्जियस, ये क्या बर्जियस प्रोसेस है? क्या है यार? बर्जियस प्रोसेस है। एक बात याद रखना, हम बर्जियस प्रोसेस के मदद से गैसोलीन बनाते हैं। गैसोलीन है क्या यार? लिक्विड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल है जो कि कोल और H2 के प्रेजेंस में मिलता है। आप एक लाइन याद रख लो यार, आप एक लाइन इसका कंसेप्ट याद रखो। ये जो बर्जियस प्रोसेस है ना भाई, ये जो बर्जियस प्रोसेस है ना, बर्जियस प्रोसेस के मदद से जो है ना यार, हम लोग क्या करते हैं? तो गैसोलीन को प्रिपेयर करते हैं। अपना भाषा में लिखोगे क्या? एकदम देसी में, बिहारी में लिखे क्या? बर्जियस प्रोसेस, एकदम बिहारी में लिखते हैं। बर्जियस प्रोसेस से गैसोलीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैसोलीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? गैसोलीन बनाते हैं। बर्जियस प्रोसेस से क्या बनाते हैं? गैसोलीन बनाते हैं। बर्जियस प्रोसेस से क्या बनाते हैं भाई? गैसोलीन बनाते हैं। गैसोलीन क्या है यार? तो लिक्विड फ्यूल है। गैसोलीन क्या है यार? लिक्विड फ्यूल है भाई। क्या है? लिक्विड फ्यूल है। गैसोलीन क्या है? लिक्विड फ्यूल है। अब बात आता है, चलिए ठीक है, बर्जियस प्रोसेस से हम गैसोलीन बनाते हैं, लेकिन गैसोलीन किससे बनाते हैं यार? ये तो क्वेश्चन होगा ना। तो आप याद रखना, गैसोलीन जो है ना, हम लोग कोल प्लस H2 से मिलकर बनाते हैं। किससे मिलकर बनाते हैं? कोल प्लस H2। अब आंसर दो, आप ही आंसर दो। बर्जियस प्रोसेस कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू गैसोलीन, मतलब बर्जियस प्रोसेस इनमें से किसको गैसोलीन में बदलता है? आप क्या सीखे हो? बर्जियस प्रोसेस हम गैसोलीन बनाते हैं ना, बर्जियस प्रोसेस हम गैसोलीन बनाते हैं ना भाई। किससे बनाते हैं? तो कोल प्लस H2 से। बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है यार। अब आगे बढ़ो, अमोनोलाइसिस ऑफ RX। एक बात याद रखना यार, RX बोले तो एल्काइल हैलाइड, RX बोले तो एल्काइल हैलाइड। जब इस अमोनोलाइसिस का मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन, जब एल्काइल हैलाइड को आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे ना भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाना यार, अमाइन बना लेता है। क्या बना लेता है? अमाइन बना लेता है। मेनली प्राइमरी अमाइन बनाता है भाई, मेनली यहां से प्राइमरी अमाइन बनेगा। आप लोग घबराओ नहीं यार, एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट से हम समझा देंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अमोनोलाइसिस का मतलब होता है एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना। मेरे साथ बोलो, एल्काइल। अमोनोलाइसिस का क्या मतलब है? एल्काइल हैलाइड को। किसको यार? एल्काइल हैलाइड। पहचानोगे कैसे एल्काइल हैलाइड को? ये R को आप जानते हो पहले से एल्काइल ग्रुप होता है। ये X क्या है?
जो एक्स आप सोच रहे हो वो वाला एक्स नहीं है यार, ये एक्स मतलब हैलोजन ग्रुप। एक्स बोले तो हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये एक्स क्या है यार? हैलोजन ग्रुप है। ये एक्स क्या है? हैलोजन ग्रुप है। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनो। जब एल्काइल हैलाइड को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, तब आपको प्राइमरी एमाइन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्राइमरी एमाइन। साथ ही साथ आपको भाई कुछ हैलाइड मिल जाएगा। कुछ क्या मिल जाएगा? हैलाइड मिल जाएगा। हमको यहाँ से मतलब किससे था? एमाइन से मतलब था। आंसर मिल गया क्या? आगे बढ़ दो। देखो भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट बताएंगे, बहुत यूनिक। आप देखो भाई, पहले हम इससे पहले कंसेप्ट बताएंगे, तब ये क्वेश्चन बताएंगे। अब इसके लिए हमको चाहिए एक पूरा स्पेस, और वो स्पेस हम यहां से ले लेंगे। आ गया? ध्यान से सुनो। एक कंसेप्ट जो आपको इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा, फिजिकल में भी काम आएगा। वो कंसेप्ट क्या है? ध्यान से सुनो। मान लेते हैं कोई जनरल साल्ट है AXBY, इसको हमको ब्रेक करना है। क्या करना है यार? ब्रेक करना है। ध्यान से ये सीखना भाई, सब आदमी फोकस होकर सुनिए। कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा चाहिए यार, एकदम ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो। आप AXBY को तोड़ रहे हो, ये x और y कुछ और नहीं है यार, ये एक मैथमेटिकल नंबर है। करना क्या है? ये x को पहले लिख लेना, लिख लिए x को पहले। उसके बाद ये जो है वो लिख लो, a लिख लिए। देखिए पहले x लिख लिए बाहर में, a लिख लिए। अब x के अलावा जो यहाँ मैथमेटिकल नंबर y है ना, इसको आप यहाँ पे प्लस चार्ज में लिख लो। ये करना आ जाएगा? ये आ जाएगा क्या? अब आगे बढ़ो, प्लस का साइन देना। देखिए इसको तोड़ना है दो भाग में, तो एक भाग हम बना लिए। अब दूसरा भाग देखो। अब क्या करना? ये जो y है बाहर कर लेना, फिर b लिख लेना, फिर जो ये नंबर है इसको यहाँ पे पावर में माइनस में कर लेना। बस इतना सा फॉलो करना था। फिर से यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं, सेम बात यहाँ बताते हैं। देखो AXBY है, उधर भूल जाओ, उधर नहीं भी सीखे हो तो इधर ध्यान दो। AXBY को तोड़ना है। आपको हम क्या बताए थे? AXBY को दो भाग में तोड़ना है। क्या बताए थे? ये जो ये कुछ नहीं, x और y कुछ नहीं है यार, मैथमेटिकल नंबर है। क्या बोले थे? इस नंबर को बाहर कर दो, उसके बाद ये जो है इसको रखो। उसके बाद क्या बोले थे? ये जो y है ना, इसको आप पॉजिटिव चार्ज में रख दो। रख दिए क्या? फिर आप आगे बढ़ो। क्या इसका केटायन तो बना लिए हम। केटायन की पहचान कैसे? पॉजिटिव चार्ज है, केटायन हो गया। अब देखो, फिर y बाहर करो, फिर b रखो, और जो ये बच गया उसको निगेटिव चार्ज में रख दो। ये हमको सीखना था यहाँ से। ये सीख लिए क्या? ये सीख लिए क्या? अगर ये सीख गए तो हम पूरा कंसेप्ट सीख गए। अब ध्यान से सुनो, अब आते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वाला रिलेशन पे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पे एक हेडिंग, फॉर्मूला का हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी, रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब भाई ध्यान से सुनो यार, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग KSP से डिनोट करते हैं, सोल्यूबिलिटी को हम लोग S से डिनोट करते हैं। एक फॉर्मूला याद रख लोगे, अगर आप एक फॉर्मूला याद रख लेते हो तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, आयोनिक इक्विलिब्रियम जो आता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, फिर से आयोनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ोगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आप एक फॉर्मूला याद करके हमको दे देते हो तो हम आपको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का पूरा क्वेश्चन बना के दे देंगे। कहने का मतलब हम वो सिखा देंगे कि आप एक एक क्वेश्चन बना लोगे। ध्यान से सुनो यार, सोल्यूबिलिटी बराबर फॉर्मूला होता है KSP डिवाइडेड बाय x के पावर x, y के पावर y इंटू 1 बाय x के पावर x प्लस y। सॉरी, सोल्यूबिलिटी बराबर KSP डिवाइडेड बाय x के पावर x इंटू y के पावर y, फिर मेन इंटू डिवाइडेड बाय पावर में 1 बट्टे x प्लस y। ये फॉर्मूला होता है यार, ये याद रख लो, क्वेश्चन बन जाएगा। अब दिमाग नहीं घूमने देना यार तुम लोग। ये x वक्स कुछ नहीं है भाई। यहाँ जो आप ये जो कोई भी एक फॉर्मूला ले लो ना भाई, सुनो एक मिनट। मान लो कि तुम ले लिए MgCl2। क्या ले लिए? MgCl2। ध्यान से सुनो, x y को समझा देते हैं। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, इसके नीचे क्या है? 2 है। तो आपको यहाँ पे अगर AXBY से कंपेयर करोगे ना, तो ये x कुछ नहीं, ये x 1 है, ये y कुछ नहीं, ये y 2 है। इतना सिंपल है भाई, कंफ्यूज क्यों होना यार। अब क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन था ना। बस ये फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से बन जाएगा भाई। अच्छा ये उसी में ऐड था। देखो देख भाई, देखो क्वेश्चन क्या है? सोल्यूबिलिटी ऑफ Ag2CrO4। हम घबराएंगे नहीं, जो लिखा है वो लिख लेंगे। Ag2CrO4 ये हो गया क्या? ये हो गया क्या? यहाँ पे आपको हम एक हिंट देंगे, हम इसको A मानेंगे और इस पूरा को B मानेंगे। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब आप देखो AXBY से कंपेयर करो, AXBY से कंपेयर करो। हम Ag को A, देखो A हम किसको माने हैं यार? A Ag को माने हैं, B हम किसको माने हैं यार? CrO4 को माने हैं। ये समझ में आया? अब आप हमको एक जवाब दे दो यार, आप हमको एक जवाब दे दो। यहाँ पे x कितना होगा? अगर हम Ag को A माने हैं
तो x कितना होगा, तो Ag के नीचे 2 है तो x हो गया 2। y कितना है यार, अगर हम B CrO4 को B माने तो y कितना हो जाएगा, y यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, 1 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या। अब आपको देखो क्वेश्चन पढ़ो, सोल्युबिलिटी ऑफ इतना, एक सेकेंड यार, देख भाई सोल्युबिलिटी निकालना था Ag2CrO4 का वाटर में इन मोल पर लीटर, ठीक है, और ये सोल्युबिलिटी S है दिया हुआ, ठीक है। इट्स सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज Ks, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, Ks दिया हुआ है। तो फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, बोला इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ध्यान से। आपको इसका सोल्युबिलिटी वाटर में S दिया हुआ है, क्वेश्चन समझो। Ag2CrO4 का सोल्युबिलिटी वाटर में S दिया हुआ है, साथ ही साथ इस रिएक्शन का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको हम KSP बोले थे उसको यहाँ पे KS बोला है। क्या बोला है, KS बोला है। इधर ध्यान से सुनो यार, आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, क्या फॉर्मूला पढ़े हो, S बराबर KSP पढ़े हो ना, यहाँ पे KS लेना है तो KS ले लोगे। x के पावर x लेने के लिए बोले थे, y के पावर y लेने बोले थे, डिवाइडेड बाय 1 के 1 पावर में ये लेने बोले थे, ये लेने बोले थे। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसमें बस अपना वैल्यू रखते जाओ। s बराबर क्या होगा भाई, KS दिया हुआ है, KS रहने दो। x के पावर x में क्या, x 2 है, x के पावर x मतलब फिर से 2 इंटू y के पावर y इतना हो गया क्या, फिर आ गया 1/x प्लस y मतलब 2 + 1। इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा, KS 2 के पावर 2 कितना, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा 1/3। अब तुम लोग बताओ यार, अब तुम लोग हमको एक मैथ बताओ, किसी ऐसे रहेगा, मतलब यहाँ 4 यहाँ 3 रहा, इसको हम लिखेंगे ना 4 के पावर 1/3। हम ये वाला मैथ करते हैं कि नहीं भाई, हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखो तो ये वाला बेसिक मैथ कर सकते हैं ना यार, ये वाला बेसिक मैथ कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखो ना, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, देख तो भाई हम इसको यहाँ पे 3 रख दें तो ये नहीं हो जाएगा। ये सेम चीज, ये मैथ आता है ना, ये जो है वो यही चीज तो है। अगर ऐसे मैथ को देखे तो बचपन वाला मैथ। अब देखो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन, सॉरी ये सी ऑप्शन भाई बनाए सही। ऑप्शन में जल्दीबाजी में एस और केस में इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बनाए क्या भाई, आंसर क्या आया, सी ऑप्शन। आगे बढ़ लो भाई, देख आगे बढ़ोगे। अब बात आता है थोड़ा सा लॉग का, किसका, लॉग का। कोई दिक्कत नहीं भाई। फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग OH, देखो यार OH माइनस, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, OH माइनस दिया हुआ है 1 मोल। देखिए यार ये जो है ना, ये आज के बाद से भाई ऐसा ब्रैकेट देख लेना ना, इसका मतलब केमिस्ट्री में, इसका मतलब यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में तो एक चीज याद रखना, ये कंसंट्रेशन का साइन है। किसका साइन है, कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी। ये बात क्लियर है क्या। अब ध्यान से सुन भाई, अब ध्यान से सुनेगा सब आदमी ध्यान से सुनेगा। OH का कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी दिया हुआ है, आपको भाई पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। यही चीज हम आपको एग्जाम में भी देखने बोलेंगे, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनो यार, एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, POH बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस OH माइनस, ये फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस। यहाँ से देखो माइनस लॉग OH के जगह पे 1 रखोगे, OH के जगह पे 1 रखोगे, आप साइड में चुपके से लिख लो यार, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। log 1 का वैल्यू 0 होता है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, साइड में चुपके से लिख लो, log 1 का वैल्यू 0 होता है। तुम लोग बताओ ना यार, log 1 ना है यहाँ पे, तो मतलब POH कितना निकाले हो भाई, 0 ले लिए ना। लेकिन देखो आप ध्यान से सुनो, POH 0 लाए, इसको हम अच्छे से सोल्व करने के लिए आप ध्यान से सुनो, वैसे भी यहाँ से भी आंसर ला लेंगे। देखो POH 0 ये तो होगा भाई, तो ये तो सही बात है, हमको इनकरेक्ट गलत बात चुनना था, ये तो सही बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। आप देखो तो POH 0 हो गया, कभी POH 14 हो सकता है क्या, नहीं। यहाँ से भी अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन हम एक बात और यहाँ बताएंगे, एक और फॉर्मूला होता है भाई PH प्लस POH बराबर 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। अब आप बताओ POH का वैल्यू 0 लाए हो, तो यहाँ से PH का वैल्यू कितना, PH बराबर 14 हो जाएगा क्या। देखो तो देखो ये भी सही बात है कि नहीं, ये भी सही बात है। अब एक बात और बताते हैं, ध्यान से यहाँ देख लो एक्स्ट्रा बात है। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन
10 के पावर -14 हो ना, तो यहाँ से देखो pH कैसे निकालते हैं, pH बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है, मतलब माइनस लॉग 10 के पावर -14 होता है। अब देखो तुम लोगों को बेसिक मैथ बताते हैं, लॉग वाला, अगर 10 के पावर -m रहे, हमको log 10 के पावर -m निकालना है, तो करना क्या, जो पावर में है उसको बाहर कर देना और यहाँ log 10 लिख देना। ये समझ में आया क्या? और हमको याद है log 10 का वैल्यू भाई 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -1। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस n ये है, पावर वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और log 10 का वैल्यू 1, मतलब कितना आ जाएगा 14। मतलब अगर pH का वैल्यू 14 है तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 के पावर -14। तो ये भी बात सही है, हमको गलत बात चुनना था तो गलत बात तो ये हो जाएगा। ये समझ में आया क्या भाई? pH POS से रिलेटेड बढ़िया से कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में यहाँ पे फोकस बनाया होगे तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। दिक्कत है तो थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लो, 2 बार और देख लो, लेकिन समझ लो। अब देखो भाई, अब आता है नेम बूटल। ये आप एक चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पे पढ़ोगे तो आप अच्छे से पढ़ोगे। नेम बूटल एक ट्रांक्विलाइजर होता है, ट्रांक्विलाइजर होता है, ध्यान से। नेम बूटल क्या है? नेम बूटल ट्रांक्विलाइजर है, लिख लो यार, नहीं होगा तो लिख लो। नेम बूटल जो है ट्रांक्विलाइजर है। क्या है भाई? TRANQUILIZER, क्या है? ट्रांक्विलाइजर, जो कि ऑब्टेन्ड कहां से होता है? तो बारबिट्यूरेट से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, याद रखना ये सब, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बारबिट्यूरेट्स। इतना बात याद रख लो। नेम बूटल क्या है भाई? ट्रांक्विलाइजर ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? ट्रांक्विलाइजर ग्रुप का है। किस ग्रुप का है भाई? ट्रांक्विलाइजर ग्रुप का है। और ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है? तो बारबिट्यूरेट से ऑब्टेन्ड होता है। कहां से ऑब्टेन्ड होता है भाई? बारबिट्यूरेट से ऑब्टेन्ड होता है। ये समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ लो भाई, अब आगे बढ़ लो यार, अब आगे बढ़ लेना भाई। देख यहां भी एकदम एनसीईआरटी का डाटा है जो याद रखना पड़ेगा, यहाँ भी एनसीईआरटी का डाटा है जो याद रखना पड़ेगा। ध्यान से सुन ले भाई, ध्यान से सुन ले। देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखिए ड्रिंकिंग वाटर में मान लो कुछ डिसइंफेक्शन, मतलब ड्रिंकिंग वाटर को पीने लायक बनाना है। क्या करना है? ड्रिंकिंग मतलब पीने वाला पानी को साफ करना है, सिंपल भाषा में समझो। तो हमको याद रखना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन जो है ना भाई, कंसंट्रेशन CONC, अरे भाई शॉर्ट में नहीं लिखते यार, लो पूरा लिख देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन जो है ना भाई, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन जो है ना भाई, ये जो आपको 0.2 से लेके 0.5 ppm के बीच में रखना पड़ेगा। ये याद रखोगे क्या? क्लोरीन को डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करने के लिए उसका कंसंट्रेशन कितना रखना पड़ेगा भाई? 0.2 से लेके 0.5 ppm के बीच में रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी का डाटा आपके बेसिस में पूछा था, आज के बाद से आपको रटा होना चाहिए एकदम भाई। खाना भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना। देखो भाई, तो आंसर बताना है आपको, एट व्हाट ppm कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 यूज फॉर डिस। देखो तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको लेना है 0.2 से 0.5, इसके बीच में कोई भी वैल्यू, आप एक ही वैल्यू आपको मिल रहा है। ये आगे बढ़ लो, आगे बढ़ लो भाई। एंटी माइक्रोबियल के बारे में पूछ रहा है भाई, एंटी माइक्रोबियल के बारे में। एक बात यहाँ पे देख लो, ध्यान से सुनो। ग्लाइकोजन क्या है? तुमको अच्छे से पता है। ग्लाइकोजन हमारे एनिमल में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? जो हमारे भोजन है भाई, पच के किस रूप में स्टोर रहता है हमारे बॉडी में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन तो नहीं होगा भाई एंटी माइक्रोबियल, है ना। अब देखो ये क्या है? ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग के रूप में यूज में लाते हैं। ये नॉर्थिंड्रोन जो है ना भाई, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है यार, लिख ले भाई। ये क्या है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है भाई। क्या है ये? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, जिसका हम लोग किस में यूज में लाते हैं? एंटी फर्टिलिटी ड्रग में, एंटी फर्टिलिटी ड्रग के रूप में यूज में लाते हैं भाई। ध्यान से सुनो, नॉर्थिंड्रोन क्या है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। सिंथेटिक बोले तो जो हम लोग बनाते हैं, साइंटिस्ट, हम लोग बोले तो भाई साइंटिस्ट, ठीक है, हम लोग अपने आप को साइंटिस्ट समझ लेते भाई। देखो नॉर्थिंड्रोन क्या है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। क्या है यार? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। ध्यान से सुनो, जिसका यूज हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग में करते हैं। किस में करते हैं भाई? एंटी फर्टिलिटी ड्रग के रूप में यूज में लाते हैं। ये बात समझ में आया क्या? ये जो एस्पिरिन हो ना भाई, आप सुने होइएगा, सर दर्द कर रहा है एस्पिरिन खा लो, पैरासीटामोल खा लो, ये सब सुने हो ना। तो एस्पिरिन, यहां से एक एक्स्ट्रा बात बताते हैं। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल जो है भाई, पैरासीटामोल जो है, ये एनाल्जेसिक ग्रुप का दवा है। क्या है भाई? नन नार्कोटिक, लिख लो यार, नन नार्कोटिक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। क्या है भाई?
एनाल्जेसिक्स है। क्या है भाई? एनाल्जेसिक्स। याद रखना एस्पिरिन और पैरासीटामोल क्या है? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। तो याद रखना एंटी माइक्रोबियल लाइसोजाइम होते हैं, मतलब लाइसोजाइम एक प्रकार का इंजाइम है। इंजाइम का काम है भाई जो भी माइक्रोब है उसको, वही वाला कंसेप्ट, मार दो इसको, आ गया भाई, तर 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 तर, वो वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या? एंटी माइक्रोबियल कौन होगा? लाइसोजाइम। ये समझ में आया क्या? आगे बढ़ भाई, देख ओमिप्राजोल के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे हमको मस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई कि बीसीसी यहाँ पे एग्जैक्ट अगर हम जज करने वाले हो ना तो हम बोल देंगे ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है यार, हमेशा ध्यान रखना भाई, ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन हमारे अनुसार नहीं होना तो वहां पे मस्ट एप्रोप्रिएट जो ज्यादातर सही हो सकता है उसको लेकर आंसर मारना है। ध्यान से सुन, ओमिप्राजोल जो है ना भाई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरह काम करता है। किसके तरह? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरह काम करता है। तुम सबको भाई, आप सबको एक बात पता होगा, आप सबको एक कहानी पता होगा, ओमिप्राजोल का हम लोग यूज किस में लाते हैं? गैस वैस बन जाता है वहां पे यूज में लाते हैं, मतलब एंटासिड। एंटासिड बोले तो एंटासिड मतलब एसिड के अगेंस्ट है ना, एसिड बोले तो H प्लस बढ़ जाना, H प्लस बोले तो प्रोटॉन। तो याद रखना ओमिप्राजोल रियल कंसेप्ट यह है कि ये जो है ना भाई प्रोटॉन, क्या है भाई? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरह काम करता है। ध्यान से भाई, ये जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरह बिहेव करता है। ओमिप्राजोल किसके तरह बिहेव करता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरह बिहेव करता है। ये समझ में आया क्या? अब ध्यान से सुन ले भाई, ये जो ओमिप्राजोल है ना दोस्त, ओमिप्राजोल जो है ना किसके तरह बिहेव करता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरह बिहेव करता है। ये क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे एक बात सुनना पड़ेगा, यहाँ मस्ट एप्रोप्रिएट ले चलेंगे तो ध्यान से, गैस वैस को काटने का काम करता है एंटासिड, मतलब हम लोग को गैस वैस बन जाता है ना तो जो भी दवाई लेते हैं उसमें एंटासिड होता है। तो यहाँ पे मस्ट, देखिए ओमिप्राजोल एंटासिड नहीं है, हम ही बोल रहे हैं भाई, लेकिन यहाँ पे मस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लेना है तो यहाँ पे हम मार देंगे एंटासिड। ये समझ में आया क्या? ओमिप्राजोल के बारे में एकदम 110% अच्छा इंफॉर्मेशन क्या है कि ये मतलब सही इंफॉर्मेशन क्या है कि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ लीजिए आप। देखिए ओलियम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखो यार, H2S2O7 को ओलियम बोलते हैं, H2S2O7 को क्या बोलते हैं? ओलियम बोलते हैं। ये समझ में आया क्या? ओलियम भाई फ्यूमिंग H2SO4 को बोलते हैं। ध्यान से, ओलियम को या तो फॉर्मूला वाइज पढ़ोगे तो H2S2O7 बोलोगे, या ओलियम को फ्यूमिंग H2SO4 बोलेंगे। दोनों डाटा याद रखोगे, ये दोनों बात याद रखोगे क्या? ओलियम को क्या बोलोगे? फ्यूमिंग H2SO4। ये बात आपको समझ में आया भाई? ओलियम को क्या बोलिएगा? फ्यूमिंग H2SO4। इसका फॉर्मूला H2S2O7 होता है। क्या होता है भाई? H2S2O7 होता है। आगे बढ़ लीजिए, आगे बढ़ लीजिए ध्यान से। अब बात आती है परऑक्साइड की। परऑक्साइड के बारे में हम एक बात बताना चाहेंगे आपको, जो भी परऑक्साइड होगा ना भाई उसमें ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा। जहां कहीं भी लिख लो, अपना भाषा में लिखोगे एकदम बिहारी भाषा में, जहां कहीं भी अपना भाषा में लिख दो भाई, अपना भाषा में लिखे, जहां कहीं भी ऑक्सीजन पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, इसका मतलब यार, इसका मतलब एकदम अपना बिहारी में लिखते हैं भाई, इसका मतलब परऑक्साइड है, इसका मतलब परऑक्साइड है, इसका मतलब यार परऑक्साइड आयन है, इसका मतलब परऑक्साइड है, इसका मतलब परऑक्साइड है। ये समझ में आया क्या? अब देखो एक रूल और बताएंगे, एक रूल और बताएंगे, एक रूल और बताएंगे। देखो यार, ग्रुप 1 अभी आप लोगों को बताए थे, क्या था? हली ना को रे रब से फरियाद, ये आपको बताए थे। ग्रुप 2 क्या था भाई? ग्रुप 2 क्या था यार? ये था बेटा मांगे। देख भाई तुम लोगों के लिए बेटा मांगे कन्या सुंदर भी होगा यहाँ पे भाई, बेटा मांगे हम तो याद किए भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर, हम तो ये याद किए। तुम लोग भाई जो ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कन्या सुंदर कर दोगे। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ध्यान से सुन ले भाई, ये आप अच्छे से इस पे फोकस करिए। यहाँ पे देखिए BA है ना, तो BA भाई सेकेंड ग्रुप का है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम एक चीज पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर, ये रूल है याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप इज ऑलवेज +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप इज ऑलवेज +2। ये याद रख लीजिएगा क्या? ये याद रख लेंगे आप, ये याद रख लोगे आप, एकदम याद रखना यार। ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। एक रूल और आपको सिखाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर में भाई कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0, ऑल एलिमेंट इज 0 इज
जीरो इन केस ऑफ न्यूट्रल, इन न्यूट्रल कंपाउंड, इन न्यूट्रल कंपाउंड, इन न्यूट्रल कंपाउंड। ये समझ में आया क्या भाई? COMP मतलब कंपाउंड, एकदम कंपाउंडर मत समझ लेना भाई, कंपाउंड है ये। ध्यान से सुन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज क्या होता है भाई? जीरो होता है। इतना बात आपको समझ में आया ना यार? अब देखो ना कितना मजेदार बात आ गया। अब आप यहाँ पे फोकस करिए, ये किस ग्रुप का है? BaO2 का। देखो यार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाते हैं। देखिए भाई हमको ऑलरेडी पता है कि बेरियम का कितना होगा? +2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड ग्रुप में आता है कि नहीं? सेकेंड ग्रुप का हर हमेशा +2 होगा भाई, हर हमेशा कितना होगा भाई? +2 होगा यार। इसका +2 रखिएगा। ये समझ में आया क्या? ऑक्सीजन पे निकालना है तो हम इसको X मान लेते हैं। मान लिए X। ध्यान से सुनिए, देखिए एक ऑक्सीजन का X है तो यहाँ पे कितना है? 2 × X हो जाएगा क्या? इसके सम को किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। रुक लेना, हो ही गया। इसके सम को किसके बराबर करना है? इसके सम को 0 के बराबर करना है। ये समझ में आया क्या? ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए। 0 के बराबर कर दिए, क्या हो गया? 2 + 2x बराबर 0 हुआ। मैं भाई x का वैल्यू निकालना है यार। 2x बराबर -2 होगा क्या? x बराबर देखो -2/2 कितना लाए हो यार? -1 लाए हो। ये x किसका? ये x क्या माने थे? x ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन माने थे। जहां कहीं भी भाई, जहां कहीं भी ऑक्सीजन पे -1 चार्ज दिख गया परऑक्साइड होता है। इसमें परऑक्साइड कौन हो जाएगा? BaO2 हो जाएगा यार। आगे बढ़ ले भाई। देख क्लोरल क्या है भाई? क्लोरल क्या है? तो एक बात याद रखना भाई, C2H3Cl3 O को हम क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरल बोलते हैं। इसका नाम है ट्राई एल्काइल एसिटल्डिहाइड। याद रखना, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, टाइपिंग में कुछ एरर हो गया। आप याद रखना क्लोरल कुछ नहीं भाई, C2H3Cl3O होता है। क्या होता है यार? C2H3Cl3O होता है। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा एरर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं यार। देख भाई, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ Ag, ध्यान से, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है भाई। क्या होता है? CHCl3। जब भी आप इसको Ag से रिएक्ट करवाओगे ना, किससे रिएक्ट करवाओगे? Ag से, तो भाई याद रखना यहाँ से मेथेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेथेन मिल जाएगा। साथ ही साथ सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा, साथ ही साथ सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा। वैसे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 मोल सिल्वर लेते हैं तो यहाँ 3 मोल सिल्वर क्लोराइड निकल जाता है। तो ध्यान से क्या मिल जाएगा? मेथेन मिल जाएगा। देखो भाई, केन शुगर को जब HNO3 से रिएक्ट करवाओगे ना तो यहाँ रिडक्शन हो जाता है और बना लेगा भाई, और बना लेगा क्या? फॉर्मिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा भाई? फॉर्मिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा भाई? फॉर्मिक एसिड बना लेगा। ये याद रख लेना भाई। अब आगे बढ़ लीजिए आप। देखिए व्हिच ओर इज नॉट कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। एक बात बताऊं क्या? वैसा ओर जिसमें सल्फर पाया जाता है वो सभी के सभी ओर फ्रोथ फ्लोटेशन से कंसंट्रेट होता है। और एक बात आपको अच्छे से बता दें, इसमें भी सल्फर होता है, इसमें भी सल्फर होता है, इसमें भी सल्फर होता है, इसमें भी सल्फर होता है। मतलब इसमें से ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन जाना चाहिए था। BCC हो सकता है कि ध्यान नहीं दिए होंगे। यहाँ पे ऑप्शन E हम अपना मन से बनाते हैं, यहाँ पे नन मार देते हैं, तो ये मेरा आंसर नन हो जाएगा। ये याद रखना भाई, सब आदमी याद रखना कि वैसा ओर जिसमें सल्फर पाया जाए वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से कंसंट्रेटेड बन सकता है। यहाँ पे क्या बात आपको ध्यान में रखना होगा? यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा भाई कि देखिए इसमें भी सल्फर होता है, इसमें भी सल्फर होता है, इसमें भी सल्फर होता है, इसमें भी सल्फर होता है यार। लेकिन हमको सिलेक्ट करना था कि कौन सा नहीं होगा, तो इसमें से कोई ऑप्शन, सब तो होवे करेगा। एक अपना सा बना लिए भाई, ऑप्शन E। आगे बढ़ो, थोड़ा सा करेक्शन जाएगा इस क्वेश्चन में। अब ले भाई आपको हम एक बात बताते हैं। इन बार में होता है आयरन और निकल, इन बार में होता है आयरन निकल। आपसे क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। मेटल में होता है Sn और ब्रॉन्ज में भी होता है Sn और CO। याद रखना भाई, इसमें भी ये होता है, इसमें भी ये होता है और इन बार में ये होता है। इतना समझ में आ गया? स्टील में थोड़ा सा कार्बन होता है, स्टील में थोड़ा सा कार्बन होता है। आपसे पूछ रहा है कौन सा एलॉय में नॉन मेटल होगा, कौन सा एलॉय में नॉन मेटल होगा? भाई कार्बन नॉन मेटल होता है। बाद में कि ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल में ये भी मेटल। तो अपना आंसर B हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ ले भाई। which one show पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक बात बताऊं क्या, इसमें आपको ClO2 जो है ना भाई, ClO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। ये नाम याद रखना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। ClO2 क्या है भाई? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। कैसे पता है क्या? इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ClO2 मान लो हम 2 ऑक्सीजन रख दिए। एक बात समझ लो भाई, Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 7 होता है। कैसे? 1 2, ये हुआ क्या? देख ले भाई, देख ले, सब अच्छे से देख लो। यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करना है, 2 2 4 2 6। मान लो यहाँ पे ये बना लिया,
तो आप देखिएगा ना भाई, आप देखिएगा ना, आप देखिएगा बॉन्ड बनाएगा ना तो एक ये बच जाएगा, तो यही ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होता है। ClO2 क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के कारण से, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के कारण से ClO2 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। कैसा बिहेवियर दिखाता है भाई? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। ये याद रख लीजिएगा। क्या आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताना है अभी आपको, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताना है अभी आपको, ध्यान से सुनिए। इनमें से कौन सा है जो कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा? तो Al2O3 कार्बन से रिड्यूस नहीं होता है भाई। आगे बढ़ लीजिए, देख भाई, देखो पिग आयरन में सबसे ज्यादा इंप्यूरिटी किसका होता है? याद रखना, ये सब एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है, आंसर से याद रख लीजिएगा। कार्बन का इंप्यूरिटी ज्यादा होता है, मैक्सिमम 5% तक इंप्यूरिटी होता है यार, ये याद रख लेना। आगे बढ़ लीजिए, देख भाई, अब आया ये भाई, ध्यान से सुनिए, ये है देखिए आपसे बोला जा रहा है, ये एक इक्वेशन है, क्या है? N2O2 क्या बना रहा है भाई? 2NO माइनस हीट। देखो अच्छे से सुनो, हम इस रिएक्शन को अगर लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से आप सुनिए, बस आपका क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, क्लियर हो जाएगा। देखो NO यहाँ माइनस हीट है ना, इसको अगर हम बाहर निकालना चाहेंगे तो प्लस हीट बन जाएगा, इसको बाहर निकालना चाहेंगे तो प्लस हीट बन जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? प्लस हीट बन जाएगा। अब आज के बाद से आप चाहे ऐसा इक्वेशन देखिए या ऐसा इक्वेशन देखिए, इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए आप ये बोलिएगा कि ये इंडोथर्मिक वाला है। ये कौन सा वाला है? इंडोथर्मिक वाला। ये कौन सा वाला है? इंडोथर्मिक। अगर डेल्टा H पॉजिटिव हो इंडोथर्मिक, या नहीं तो ऐसे इक्वेशन में ही माइनस, प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिखा रहे, हीट का कुछ अमाउंट रहे, -20 किलो जूल, -50 किलो जूल, कुछ भी एक अमाउंट रहे माइनस में प्रोडक्ट साइड में, आप समझ जाना इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक चर्चा हुए थे ली कैटेलियर प्रिंसिपल, हम वो लोग उसको मजाक में ले चार्टलियर प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे भाई, अब ध्यान से सुनिएगा, सब अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ले चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कह के मरे थे? देख भाई, ले चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कह के गए थे? वो ये बताए थे कि इंडोथर्मिक रिएक्शन हो। कैसा रिएक्शन हो? इंडोथर्मिक रिएक्शन हो, और हमको रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाना हो। रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब इधर की ओर ले जाना हो, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? आगे बढ़ जाइए। अब ये क्वेश्चन क्या है भाई? एक इक्वेशन दिया हुआ है N2 + 2O2, यहाँ से क्या बना रहा है भाई? 2NO बना रहा है। क्या बना रहा है? 2NO। इस केस में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। ये समझ में आया क्या? अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अब क्या किया गया दूसरा रिएक्शन पर एक बार ध्यान से देखो। NO किया गया है, उसके बाद NO, अच्छा यहाँ पे NO2 था, NO2 से क्या कर दिया गया यार? हाफ N2 + O2। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखिए, इसको देखिए, आपको एक चीज देखने को मिलेगा, रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया है। रिएक्शन को क्या कर दिया गया है? उल्टा। जो पहले इधर था अब इधर कर दिया गया। आज के बाद से भाई तुमसे एक ही चीज मैं ध्यान देने यहाँ पे एक बात बोलूंगा, आपको जैसे ही रिएक्शन उल्टा होते दिखे कुछ नहीं करिएगा, जो नया यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना भाई, वो पहले वाला का 1/, में आ जाएगा। पहले वाला का किस में आ जाएगा? 1/, में। यहाँ पे एक चीज भाई, रिएक्शन उल्टा ही नहीं हुआ है, उसके साथ एक बात और हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो रिएक्शन में 1/2 से, आप ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन में 1/2 से गुना भी हुआ है। तो जिससे भी गुना हुआ रहेगा उसको आप पावर में कर दीजिएगा। अब आप इसको सोल्व करो ना, 1/100 के पावर 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं क्या? मतलब 1/10 हो सकता है क्या? मतलब 0.1। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बताइएगा।